दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। आज हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे, भाषा की बात और साथ में समरी भी करेंगे। तो हमारा स्क्रीन पे पहला प्रश्न है। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इस निबंध में लिखे हैं कि वह उनके साथ भी धोखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो निराश क्यों नहीं होते हैं। अगर कोई बीत चुकी है बात, उसे हम आगे लेकर चलते हैं तो हम दुखी ही होते हैं। इसमें जो है उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर। विश्वासघात भी उसके साथ हुआ है, पर उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी, दुखकारी हो सकता है। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण बिना किसी वजह से उसकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना। एक बार टिकट लेने के लिए लेखक गए थे और टिकट के पैसे से ज़्यादा उन्होंने दे दिया था, उनके पास चेंज नहीं था, तो वह जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। एक दिन जब वह लेखक मिलते हैं टिकट बाबू से, तो टिकट बाबू जो है उनको पहचाना रहता है और वो पैसे वापस कर देता है। इस बात पे भी उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि आज आज भी दुनिया में ईमानदार लोग हैं। उसी प्रकार से एक बार बस से जा रहे थे और कंडक्टर की बस जो है वह खराब हो जाती है और वो सारे के सारे वहीं रुक जाते हैं। लेखक के साथ दो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें बहुत तेज भूख लगी होती है। तब कंडक्टर जाकर उन बच्चों के लिए दूध लाता है। ये सारी घटनाएं उन्हें आज भी याद दिलाती हैं कि उस दुनिया में भी विश्वास नाम की चीज होती है। समाज में मानवता है, प्रेम है, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। दूसरा प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? हमें कभी कभी किसी की बुराइयों को, किसी के दोष को समय आने पे ही बताना चाहिए, अनायास नहीं बताना चाहिए, नहीं तो कभी कभी यह बहुत बुरा रूप ले सकता है। उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं या किसी का मजा लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें किसी का पर्दाफाश करना है, किसी का उजागर करना है रहस्य को, तो हमें बड़े सोच समझकर ही करना चाहिए, अन्यथा यह बुरा रूप भी ले सकता है। आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार करना है। हमें विचार करना है कि किस तरीके से समाचार पत्रों से हमें जानकारियां मिलती हैं और कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं। उत्तर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त फैली हुई बुराइयों को हम मिटा सकते हैं, आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो सकते हैं। इसके कारण समाज में जागरूकता ला सकते हैं, लोगों को हम सजग कर सकते हैं। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत हो सकता है, सावधान हो सकता है। समाचार न्यूज़पेपर पढ़ने से, समाचार टीवी में देखने से हमें देश दुनिया की जानकारियां भी मिलती है और अच्छी बुरी बातें भी हम सीखते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है समाज के साथ तो उससे हम सावधान भी हो सकते हैं। तो समाचार पत्र जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। प्रश्न है 4, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा करना है और बताना है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहला है, सच्चाई केवल भीरू बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हमें हर आदमी को का दोष दिखता है, उसकी अच्छाइयाँ नहीं। हम अपने आप में तो अच्छाइयाँ देखते हैं, लेकिन दूसरों में हमेशा बुराइयाँ ही ढूंढते फिरते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें है पहला, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तानाशाही बढ़ेगी। यहाँ पे है तानाशाही बढ़ेगी। दूसरा है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसमें क्या आएगा? जब झूठ है, बेरोजगारी और फरेब, झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा ना। तीसरा है इसमें, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। दोषी हर आदमी अधिक दिख रहा है। इसमें है गुड़ी कम।
अविश्वास बढ़ेगा। अविश्वास इसके अंदर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न 5 है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? इस पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए हजारे जी ने रखा है। इससे भी अच्छा कोई नाम इस स्टोरी से, इस कहानी से आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। इसमें उत्तर है, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा बढ़ जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों और उनके कार्यों को याद करने के लिए कहा है, जिससे हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। हम कुछ भी इसका शीर्षक रख सकते हैं। हम निराशा से आशा रख सकते हैं। कभी हम निराश होते हैं तो हमें उम्मीद भी जताए रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा बुरा समय आता है तो हमारा अच्छा समय भी आता है। इसीलिए पुरानी बातों को भुलाकर हमें वर्तमान में जीने की आदत होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताएं। यहाँ पे देखिए सब चिन्ह है, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, कामा। ये सारे चिन्हों को हमें किस तरीके से हिंदी में लगाया जाता है। इसमें उत्तर है कि क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए में किस प्रकार से हम प्रश्न को और प्रश्न चिन्हों को पूर्ण विराम को लगा सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह, क्या यहाँ पे क्या में सिंगल कामा है और चिन्ह के बाद यहाँ पे भी सिंगल कामा है। क्या निराश हुआ जाए इसमें है लगना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। यहाँ क्या हुआ जाए, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी चिन्ह लगा है और यहाँ पे भी चिन्ह है और यहाँ पे भी कामा का चिन्ह है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे पूर्ण विराम का भी चिन्ह लगा है, लास्ट में भी पूर्ण विराम का। अगला प्रश्न है 7। प्रश्न 7 है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर देना है। ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं तो ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। आदर्शों की बात करना तो बहुत ही आसान होता है, लोगों के अपने जीवन पर चलना उस पर बहुत कठिन होता है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और उन कठिनाइयों को देखकर हम घबरा भी जाते हैं। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना हमारे जीवन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए किसी बात को कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे अपने जीवन में करना उतारना बहुत कठिन होता है। हम दूसरों को तो बड़ा उपदेश देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम खुद ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसमें है प्रश्न भाषा की बात। तो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार द्वंद्व समास है। द्व मतलब दो। तो इसमें इसे देखकर ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे जो है इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। किसी से पीछे कोई नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, मतलब चरम परम, भीरू और बेबस। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है यहाँ पे और के साथ आए शब्दों के जोड़े को हटाकर योजक चिन्ह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। और यहाँ पे हम दो प्रधान मुख्य जो भी द्वंद्व समास में आते हैं उसे जोड़ने का भी काम करते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें देखते हैं। पहला है सुख और दुख, सुख दुख, भूख प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, मतलब चाचा चाची, माता और पिता, भाई और बहन, ऊपर और नीचे, ये सभी के सभी क्या हैं? द्वंद्व समास हैं। इसमें अगला है सच्चा और झूठा। आपका प्रश्न भाषा की बात का अंतिम है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखना है हमें। इसमें है जातिवाचक। पहले हम जातिवाचक करेंगे। बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब किसी न किसी
जातिवाचक में आते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। इसके बाद हम भाववाचक करेंगे। भाववाचक में ईमानदारी है, सच्चाई है, झूठ है, चोरी है, डकैती है, ये सारी किस में आ जाएंगी? ईमानदारी में आ जाएंगी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक में व्यक्तियों के से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, जैसे कि मोहन है, सोहन है, राम है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और इसके बाद भारतवर्ष है, गांधी जी है, तिलक है, रविंद्रनाथ हैं, और आपका नाम भी उसी में आ जाएगा। तो ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप स्वयं खुद लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी इस लेसन की समरी बता देती हूँ, जो कि आपको पाठ समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सारांश है इसका समरी। इसे हजारी प्रसाद जी ने लिखा है। क्या निराश हुआ जाए? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। समाचार पत्रों को, ठगी डकैती को, चोरी को, भ्रष्टाचार के समाचार पत्रों को पढ़कर मैं दुखी हो जाता हूँ। प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन जाता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, ऐसा हमें लगता है और ऐसा सोचते हैं। इसके बाद हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ऊंचे पद पर नियुक्त व्यक्ति में कितने अधिक दोष दिखाई देते हैं। जितना ही बड़ा पोस्ट पे आदमी है उतना ही अधिक दोष है, भ्रष्टाचार है। भारतवर्ष सदा कानून का धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आज एकाएक कानून धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही सारे कारण हैं। आज भी धर्म भीरू कानून त्रुटियों से लाभ उठाने वाले लोग संकोच नहीं करते। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट लेते हुए जा रहा था और वहाँ पे मैंने टिकट बाबू को पैसे अधिक दे दिए थे। जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचाना हुआ था। उन्हें पहचान में आ रहा था। उपस्थित हुआ, उसने मुझे पहचान लिया और मेरे हाथ में जो हमारे 90 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो हमें उसने वापस दे दिया। जब बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ, दुनिया में आज भी सच्चाई है, ईमानदारी है, ये सारी आज भी जीवित है, लुप्त नहीं हुई है। एक बार मैं सपरिवार यात्रा कर रहा था और बस में जा रहा था। रास्ते में बस खराब हो जाती है और 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पे, सुनसान एकांत स्थान में बस खराब हो जाती है। रात्रि के 10 बज रहे थे। बस की यात्रा घबराए कंडक्टर उतर गया, साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, अरे हमें धोखा देकर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो इसे। 2 दिन पूर्व उसी स्थान पर बस को लूटा गया था। बच्चे प्यास भूख से मेरे तड़प रहे थे, व्याकुल थे। कुछ नाविकों ने ड्राइवर को पकड़ मारने पीटने लगे। हमारी ओर से कातर ढंग से देखने लगा। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लोगों ने मेरा विरोध किया, सुनने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर, लगभग 2 घंटे बाद कंडक्टर साइकिल लेकर वापस आ जाता है। उसके पीछे काली बस चली आ रही है। उसने आते देखा, अड्डे से नई बस ला रहा है ताकि लोगों को बैठाकर नई बस में दूसरे जगह उन्हें छोड़ दिया जाए। बस लाया, इस बैठी, उसने बच्चों को पानी दिया, बच्चों को मेरे दूध भी लाया था। पंडित जी से बच्चों का रोना नहीं देखा जाया, वहीं दूध मिल गया। उस सब ने धन्यवाद दिया ड्राइवर को और माफ़ी भी मांगी। 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो हम कंडक्टर को बुरा समझ रहे थे, लेकिन कंडक्टर नई बस लाता है, उसमें हमें बैठाता है, मेरे बच्चों को दूध लाता है, पानी लाता है, हमारी मदद करता है। तो आज भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। ईमानदारी आज भी क्या है? जीवित है। कैसे कहूँ कि मनुष्य एकदम समाप्त हो गया है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसे घटनाएं हैं कि आज भी लोग महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक इस पाठ के माध्यम से ही बताना चाहता है कि आज भी दुनिया में ईमानदारी है। आज भी दुनिया